हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसमें हमने प्रिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और पिरामिड के बारे में पढ़ना था। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपने प्रिज्म डिटेल में पढ़ लिया और पिरामिड डिटेल में पढ़ लिया तो फिर वहां पर आपको अब अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली और उसके बाद आप उसी के बिहाफ पे किसी भी आकृति का प्रिज्म या पिरामिड हो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बस 2 से 4 मिनट हम ये करेंगे कि जो हमने पढ़ा था मैं बस रिकॉल कर रहा हूं और उसके बाद हम पिरामिड को डिटेल में समझेंगे और इसके बाद फिर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको कहीं पर प्रिज्म की बात याद रखनी है तो आप हमेशा क्या याद रखना, आप हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रख लेना, सिलेंडर की। प्रिज्म है सिलेंडर, तो यहां से आपको फॉर्मूले डिराइव करने में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर 3 फॉर्मूले की बात किया था। पहला फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के बारे में देखो फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां से काम की बात क्या लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, जो ये अगर ये सिलेंडर है कोई, अगर ये सिलेंडर है और इसका अगर रेडियस क्या है, रेडियस आर है और हाइट क्या है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या कहा इसे, मैंने कहा कि ये आधार का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ बेस है। तो मैंने वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा कि एरिया ऑफ बेस में लिख रहा हूं आधार का क्षेत्रफल और इनटू में ऊंचाई, दैट इज हाइट। क्या मतलब हुआ, अगर ये आधार है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो गया था आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। और यहीं से मैंने आपसे ये बात कही थी कि दुनिया में कोई भी प्रिज्म की बात अगर आ जाए तो प्रिज्म में बस आपको इतना समझना है यहां पर कि भाई तो कोई भी प्रिज्म है तो उसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही उसके आयतन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप इस बात में कोई डाउट नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चीज जिसकी मैंने बात किया था वो थी कर्व्ड सरफेस एरिया, या हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी, कहीं कहीं पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होगा और कहीं कहीं पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होगा। दोनों एक ही चीजें होती हैं, बस अंतर क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल इसी बॉटल का दिया था कि अगर मैं इस बॉटल की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये शेप जो है, अगर मैं ऊपर का भाग को मान ले रहा हूं कि ये प्लेन रेगुलर फिगर है, ये सिलेंड्रिकल शेप है जितना आपको दिख रहा है, तो मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट कैसा, कर्व के शेप का है, तो ये होता है वक्र। और अगर ये कर्व के शेप का ना होता, अगर ये स्ट्रेट सरफेस होती, जैसे ये डस्टर है तो डस्टर में कोई कर्व नहीं है तो स्ट्रेट सरफेस है, तो इसे कहते हैं पार्श्व और उसे कहते हैं वक्र। तो बस यही डिफरेंस है कि जैसा फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया यूज कर रहे होंगे और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जैसे इसका क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच का मतलब 2 पाई आर। अगर मैं इस पार्ट की परिधि देखूं, जो ये पार्ट है, इस पार्ट की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और ये क्या है, परिधि है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ बेस। यहां सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में भी सेम डिफरेंस है। अगर वैसा शेप है जैसा कि सिलेंडर सर्कुलर शेप है तो सरकमफेरेंस हम कहते हैं। अगर वो सर्कुलर शेप नहीं है, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी एनी क्वाड्रिलेटरल, तो उस केस में हम उसे पेरीमीटर कह रहे होते हैं। तो यहां पर आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू में हाइट, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहां पर इस केस में फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर इंटू में एच, ये हो गया था। और ये किसी भी प्रिज्म के लिए है। और सबसे लास्ट में जो आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मान लो कि ये सिलेंड्रिकल शेप है,
अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूं, इस बात को मैं बार बार इसलिए भी रिपीट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो ये डाउट अगर आपका अभी क्लियर रहेगा तो फिर कभी आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये क्या है, इसमें अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को मैं यहां से काट दे रहा हूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। अब इस सिलेंडर के अगर इस बॉटम को और इस टॉप को, या आपके घर में जो टंकी है उसका ढक्कन और उसकी तली दोनों हटा दीजिए, तो जो पार्ट बचेगा, ऐसा जो पार्ट बचेगा, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसमें अगर आप एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जितनी पृष्ठ है उन सब का क्षेत्रफल, तो उसमें अगर आप एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। तो इन शॉर्ट मैं इसको क्या कह सकता हूं, CSA प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब इसको जरा मैं यहां लगा के देखता हूं, CSA कितना आया है 2πRH, और आधार और इसके शीर्ष का क्षेत्रफल, तो देख लो इसका क्षेत्रफल कितना है πr², इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा πr², तो πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 2πr²। तो इसमें मैं क्या ऐड कर लूंगा 2πr², ये बराबर यहां से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, बचेगा कितना h प्लस r, और यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके बेस पे मैं कुछ और चीजें डिराइव करके भी बता दूंगा, जैसे मैंने हेक्सागन का एग्जांपल लिया था, अब मैं पूरा हेक्सागन आपको बता देता हूं कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। इस टाइप का एक क्या है, एक आपका समषटभुजाकार प्रिज्म है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, अगर इसकी भुजा को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6√3/4 A², ये हो जाएगा इसका एरिया। तो मैंने लिखा 6√3/4 A², और अगर इसकी हाइट को मैंने h मान लिया तो इनटू में क्या हो गया था h। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बाकी दोनों चीजें भी हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। दूसरा हमारे पास क्या है इसका, अब यहां पर कर्व तो नहीं है भाई, अगर हेक्सागन होगा तो वहां पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो L ऐसे लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। डिफरेंस आप सबको पता है तो इसमें कोई ऐसी डाउट की बात नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो मैंने क्या लिखा, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ बेस, ये, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका हाइट। तो अब देख लो यहां पर अगर ये A है, ये सब जगह आपको नीचे उतना डाइसी दिख रहा है तो इसको देख सकते हैं, A तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 6A। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया 6A, हाइट हो गई h, तो क्या हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया 6AH। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि जो भी CSA आया वो तो एज इट इज ले लेना है हमें, और इसके सिवा इसके टॉप और इसके बॉटम के क्षेत्रफलों का योग, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ जितने पृष्ठ हैं उन सब का क्षेत्रफल। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 6AH, तो ऐसे ही आ गया। और देखो पृष्ठ कितनी है, एक टॉप ये रहा है, एक बॉटम ये रहा, बाकी सब तो आ चुका है। और टॉप एंड बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया लिखा हुआ है 6√3/4 A²। इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 3√3/2 A²। यही तो बन जाएगा भाई, 6 और ये 4 था, 2 से मैंने काट दिया तो 3/2 A²। और यहाँ पे अगर मुझे ऐसी 2 सरफेस है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो ये और यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं तो ये और ये तो कट जाना है। तो कुल मिला के कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 3√3 A²। तो प्लस में क्या हो जाएगा 3√3 A², क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, एक आध एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है। तो कुछ भी हो इस बात से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो आप यहां से 3 और A कॉमन ले लीजिए, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि एक रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म का आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था यहां से कि हम कुछ और फॉर्मूले में डिराइव करके देखते हैं।
तो कुछ और फॉर्मूले भी लेते हैं, जैसे क्यूब एंड क्यूबाइड भी हम यहीं से डिराइव करेंगे। फॉर्मूले आपको पता है, बट बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी प्रश्न आ सकता है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो उस केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। आई होप यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे मैं देखता हूं, जैसे यहां से प्रिज्म और पिरामिड का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं वो भी यहीं से सॉल्व करता हूं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आपका क्या है, घन है। घन का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका क्या बन गया, घन बन गया। और इसकी लंबाई भी a है, इसकी चौड़ाई भी a है, इसकी ऊंचाई भी a है। फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं बस इसलिए समझा रहा हूं कि आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो वॉल्यूम क्या होता है, आधार का परिमाप। आपको पता है कि घन में क्या होती है, 6 वर्गाकार पृष्ठ होती है। कोई भी जो क्यूब होता है उसमें 6 पृष्ठ होती हैं, और वो 6 की छह पृष्ठ कैसी होती है, वर्गाकार होती है। तो अब आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, जो ये वाली सरफेस है, अगर मैं इसको देखूं, मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूं इसको, अगर ये वाली पृष्ठ है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वर्गाकार पृष्ठ है। अभी आपको यहाँ पे तिरछी दिख रही है, लेकिन ये होती है वर्गाकार है। चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है तो ऐसे ही बन पाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a²। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी क्या है यहां पर a, तो इनटू में a। और इसीलिए हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं क्या, कि जो घन का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, a³। लॉजिक यहीं से निकलता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट यहां पर क्या है, वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पढ़ो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप इसका आधार अगर ये है तो आप लोग बता दो कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। तो ये आ जाएगा 4a, और इनटू में हाइट विच इज अगेन a, तो इनटू में a वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a²। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4a²। अब यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जरा इस बात को भी समझते हैं। तो क्या है, सबसे पहले CSA या LSA जो कुछ भी आया उसको तो आप एज इट इज लिख लीजिए। तो यहां से मैंने 4a² तो एज इट इज लिख लिया, प्लस में मैंने क्या किया, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम यहां पे ऐड कर लिया। एरिया ऑफ टॉप कितना हो जाएगा, a², बॉटम कितना आ जाएगा, a²। तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा, प्लस में 2a² बराबर कितना आ जाएगा, 6a²। बराबर कितना आ जाएगा, 6a²। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। और यही सारे फॉर्मूले आप लोग क्यूब के केस में पढ़ते हैं। इसके सिवा क्यूब में एक कंडीशन और आती है, उसको हम देख लेते हैं। एक कंडीशन आ जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है किसी क्यूब में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उस केस में क्या होता है, बेसिकली जो रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है वो विकर्ण होता है। तो अब वो विकर्ण कैसे निकलेगा, तो अब देख लो विकर्ण का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो जरा उस मतलब को मैं समझता हूं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, नॉर्मली वो कमरा या तो क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा। तो उसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो उस कमरे का जो टॉप होगा, कोई भी एक कोना पकड़ लो और उसका टॉप पकड़ लो, जो छत का किनारा होगा कोई, तो आप वहां पर रखोगे। मान लो इस तरफ कहीं पर ये हो जाएगा किनारा, और वहां से दूसरी तरफ बॉटम में रखो जाके, तो वही होगी मैक्सिमम लंबाई। या फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे समझाता हूं। देखो एक किनारा हमारा क्या है, ये है, और यहां पर ये रहा बॉटम। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कोई छड़ रखूंगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी। या एक दूसरा फिगर भी मैं बना दे रहा हूं। ये है जैसे, अब यहां पर अगर रखना है आपने तो क्या हो जाएगा, ये मैंने रखा यहां से,
इस तरीके से हो जाएगा। ये भी क्या है, इसका डायगोनल है एंड सो ऑन। तो इसकी डायगोनल जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल डी बराबर कितना होता है, तो अंडर रूट के अंदर प्रैक्टिकली क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का वर्ग प्लस में ऊंचाई का वर्ग। लेकिन यहां पर तो तीनों बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, a अंडर रूट 3 या भुजा अंडर रूट 3। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा अंडर रूट 3। क्या होती है इसके विकर्ण की लंबाई, भुजा अंडर रूट 3। मतलब अगर मैं कहूं कि कोई घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो फिर इसके अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप डायरेक्ट आंसर करोगे, क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3। सिंपल सी बातें हैं, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे ये बात कहते रहते हैं। जब हम स्टूडेंट से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, तब भी एक कॉमन फीडबैक आता है कि भाई उनको एडवांस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन समझ में नहीं आती। बल्कि ऐसा कुछ कठिन नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस सही ढंग से विजुअलाइज करना है। एक बार अगर आपको चीजें देखने का नजरिया समझ में आ गया, तो यहाँ पर क्या है, 3-4 फॉर्मूले, उसी में पूरी मेंसुरेशन घूम रही होती है, थोड़ा बहुत दिमाग कहीं लगाना होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये इसके 4 फॉर्मूले हो गए। तो अब देखो, ये फॉर्मूले रटने से बढ़िया समझने का पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इन फॉर्मूले पे ही सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे कह देगा कि एक कमरे की पुताई करनी है, ठीक है, एक कमरे की पुताई करनी है, और अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है, फिर आगे कुछ भी उसमें खर्चा वर्चा दे देगा। तो अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप निकाल पाओगे। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं जरा क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपको बता देता हूं। और दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से फिलहाल मैं आज आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, तो फिर भी अगर आपको इस पूरे सेशन में कोई भी डाउट होता है, तो जो आपकी नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी आज के इस पूरे सेशन में कि मैं चीजों को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर दूं, ताकि डाउट ना रह जाए। आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में देखता हूं क्या था, क्यूबॉइड या फिर घनाभ। अब घनाभ देखो, बस ये सब आपको पता है। घनाभ का मतलब क्या हुआ, घनाभ का मतलब ये हुआ कि यहां पर एल, बी और एच तीनों बराबर नहीं होते। जैसे घन में क्या था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर थी। घनाभ में ऐसा जरूरी नहीं है, घनाभ में चेंज होता है। मतलब अब ये कुछ भी हो सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी एक लेंथ मान लिया, दूसरी ब्रेड्थ मान लिया, तीसरी हाइट। ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। ये हो गया आपके पास एल बी एच। अब जरा मैं फिगर पहले एक बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल कैसे फिगर बनेगा इसका, तो कुछ इस तरीके से फिगर आप बना लीजिए। ये हमारा कुछ फिगर बनेगा। ये मैंने लेंथ मान लिया, ये ब्रेड्थ मान लिया, ये मेरी क्या आ गई, हाइट आ गई। अब देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब धीरे धीरे याद करने की कोशिश करेगी, एकदम कंठस्थ हो जाए। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहां पर इस आधार का क्षेत्रफल। अब यहां पर आधार क्या है, जरा हम देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट क्या है अपने पास, ये इसका आधार है, और ये आधार कैसा होगा इस केस में, आयताकार। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप कहीं पर भी देख सकते हैं। यूजुअली आपका कमरा जिसमें आप बैठे हुए हो, जनरली वो घनाभ के आकार का होगा, या फिर ये डस्टर। तो इसमें अगर मैं या तो ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा, तो ये क्या है, जो ये वाली सरफेस है कैसी है, आयताकार। तो इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, दैट इज एल इंटू में बी। और इनटू में क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे में ऊंचाई हमारा फॉर्मूला होता है। तो इनटू में
एच। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, LBH। और यही बात हम लोग याद करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूले को बस आपको इतनी बार मैं रिपीट कर दूंगा कि ये चीजें आपके जहन में आ जाएं, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, दूसरा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। अगेन आपको पता है कि यहां पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कर्व जैसा कोई शेप नहीं बना हुआ है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। आधार कैसा है, आयताकार, तो इसकी परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इंटू में एच, इंटू में ऊंचाई। तो यही होता है आपका फॉर्मूला। इसको मैं अभी और भी तरीके से समझाऊंगा। ये तो देखो फॉर्मूले से निकल आया, इसको और समझाऊंगा इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि जब कोई नया फिगर आएगा तो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो उस टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है जरा समझता हूं मैं। अब देख लो, जैसे ये डस्टर है आपके सामने। अब ये डस्टर क्या है, घनाभ के आकार का है। और मैंने आपको एक मतलब समझाया था, मैंने कहा था कि अगर एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को मैं कंसीडर ना करूं, अगर मैं आधार और शीर्ष के क्षेत्रफल को हटा दूं, तो बाकी बचा हुआ जो भी पार्ट है उसका एरिया ही क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर अगर सिलेंडर या कोन टाइप का शेप है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप सोचो कि ये क्या है, ये मेरा डस्टर है, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। मैं यहां पे मार्क भी कर दे रहा हूं, मैं आपको यहां पे लिख के भी समझा दे रहा हूं कि ये लंबाई क्या है, मैंने इसको क्या मान लिया, ये L है, ये क्या है यहां पर, और ये वाला पार्ट क्या है, इसका B है। और इस तीसरे वाले पार्ट को मैं मार्क तो ऐसे कर दे रहा हूं कि जो ये वाला पार्ट है, इसकी एक कोर दिख रही है, ये यहां से LB हो जाएगा, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, जो ये हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, H, जैसे भी हम ले, ठीक है। तो अब देख लो कि अगर मुझे इसका टॉप और बॉटम हटाना है तो ये टॉप हो जाएगा और ये बॉटम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे रखूंगा मैं तो ये बॉटम हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। एक सरफेस पे L और B आ रहा है, तो एक सरफेस, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो LB आ जाएगा। और इसी का उल्टा इधर पीछे वाली सरफेस भी आ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, LB हो जाएगी। या इसको ऐसे समझिए, आप अपने जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में मैंने कहा कि टॉप और बॉटम को आप हटा दीजिए, तो क्या आप करोगे, देख लो, अगर आप बॉटम हटा रहे हो मतलब जो जमीन है उस कमरे की आप वो हटाओगे। यूजुअली वर्गाकार मतलब घन के आकार का परफेक्ट कमरा होना मुश्किल है, यूजुअली क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, होने को हो सकता है 10 बाई 10 बाई 10 का एक कॉमन साइज, लेकिन मैं मान के चला हूं घन आपके आकार का, घन के भी आकार को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर मैं नीचे का पार्ट हटा दूं, जमीन का क्षेत्रफल हटा दूं, तो मैं क्या हटा रहा हूंगा, LB हटा रहा हूंगा। जमीन का क्षेत्रफल अगर मैंने हटाया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हटाया, तो जमीन का LB हट गया, और उसी के बराबर उसकी कमरे की छत भी होगी तो वो भी LB हट गया, तो 2LB यहां से हट गए, क्या हटे, 2LB। अब आप सोचो, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आपके बगल में 2 दीवारें होंगी, आप जहां पर भी बैठे होंगे इस समय, कुर्सी पर, बेड पर, तखत पर, कहीं पर तो बैठे ही होंगे, तो आपके दोनों तरफ एक इस तरफ दीवार होगी, एक इस तरफ दीवार होगी। जैसे मेरे तरफ जो 2 दीवारें हैं वहां पर अगर मैं देखूं कि कौन कौन से डायमेंशन है, ये बात आपको सोचना भी है। अपने बगल की दीवार देखिए और वहां पर देखिए क्या क्या आ रहा है। यूजुअली क्या आएगा मैं बता रहा हूं, एक तो उस दीवार के नीचे आप तरफ देखोगे तो आगे से लेके पीछे तक, ऐसे आगे से लेके पीछे तक एक क्या जा रही होगी, लंबाई जा रही होगी, और नीचे से लेके ऊपर तक क्या जा रही होगी, ऊंचाई जा रही होगी। यही होगी दीवार आपकी, आगे से लेकर पीछे तक एक तरफ लंबाई होगी और दूसरी तरफ ऊंचाई होगी। मतलब क्या हो रहा होगा, अगर इस पूरी दीवार को देखोगे तो एक आयताकार दीवार है जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई है, LH हो जाएगा। तो एक तरफ का LH और दूसरी तरफ का LH कितना हो जाएगा, 2LH। ये तो 2 दीवारें आ गई, 2LH आ गया अपने पास। अब क्या हो जाएगा, आगे और पीछे एक आपके आंखों के सामने की तरफ दीवार होगी, एक आपकी पीठ की तरफ दीवार होगी। जैसे मेरी जो आंखों के सामने दीवार है उसमें क्या आ रहा है, एक तो कमरे की चौड़ाई आ रही है कुछ इस तरीके से और कमरे की ऊंचाई आ रही है। वो दीवार कैसी है, इस शेप में कुछ दीवार बन रही है, जिसमें ये पार्ट क्या है, कमरे की चौड़ाई है, ये पार्ट कमरे की ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, B इंटू H। तो BH एक सामने एक पीछे, तो 2BH, तो 2LH प्लस 2BH। देखो क्या यही आया है क्या,
ये जो फॉर्मूला हम रटते हैं, देखो क्या ये वही आया है क्या, गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, देखो LH हो जाएगा और 2LH भी आ गया यहां से और 2BH भी आ गया है, यही तो फॉर्मूला बना। तो वही चीज है और इसी का हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। ये समझने की जरूरत क्यों है, वो अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ फॉर्मूले के बजाय मैं इस पे इतना बल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी, और इस पे क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं, अगर ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। आई होप इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत बच्चों वाली बात है, बट मैं समझाने की कोशिश बहुत बेसिक से कर रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना है। और सबसे लास्ट में टोटल सरफेस एरिया, अभी देख लो मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या बताया था, यही तो बताया था कि भाई टॉप और बॉटम छोड़ दो, और अभी ये भी एक्सप्लेन किया कि टॉप क्या है LB, बॉटम क्या है LB, तो 2LB इसमें जोड़ देना है। तो इसमें अगर आप जोड़ दो तो 2LH प्लस BH प्लस 2LB, या इसी को हम लोग फॉर्मूला रखते हैं ट्वाइस ऑफ LB प्लस में BH प्लस में HL, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये फॉर्मूले सब हमने पढ़े हुए हैं। और सबसे लास्ट में यहां पर भी डायगोनल आता है, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये आपका यहां पर विकर्ण की लंबाई हो गई। तो ये आपके घन और घनाभ के सारे फॉर्मूले हो गए। आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात थी, मैंने बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके कोशिश किया है इसको समझाने की, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम बहुत आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएं। और मैंने आपसे जो ये बात ये भी कही थी कि अगर आपको एक बार ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप इस तरह के क्वेश्चन खट से कर लीजिए, मतलब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रिज्म तो फिर दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो फॉर्मूला सेम होगा, पिरामिड तो दुनिया का कोई भी पिरामिड हो फॉर्मूला सेम होगा, तो आपके पास कोई भी आकृति हो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। आई होप यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात बहुत डिटेल में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं इस बात को और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा एक कमरे की लंबाई है कितनी, 20 मीटर, कमरे की चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, और कमरे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। मैंने सिंपल सी बात लिखी और मैंने आपसे ये कहा, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो नहीं तो वैसे नॉर्मली क्या होगा, बंद कमरा तो नहीं होगा, खिड़की दरवाजे भी होंगे, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल मैंने ये कहा कि इस कमरे की पुताई करनी है, इस कमरे को व्हाइट वॉश करना है, और मैंने ये कहा कि जो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, जो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, कुछ भी लिख लेता हूं सिंपल सी वैल्यू, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर इसका खर्चा है पुताई का, व्हाइट वॉश करने का। तो इस कमरे की पुताई में टोटल कितना खर्चा आएगा। अभी मैंने यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, बस इतना है। एक बार ये आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कि मैं फिलहाल आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर भी ट्राई करिए, एक बार देखोगे कितने लोगों का सही आंसर आता है। मैं 1 मिनट का पॉज लेके और फिर आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं डिटेल में। आपको बस ओवरऑल इस बात पे दिमाग लगाना है कि भाई कमरा है तो कमरे में कहां कहां पर पुताई की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। मैंने कहा था ये अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको नहीं क्लियर होगी, जब तक आप रटने की कोशिश करोगे मैथमेटिक्स, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप फिर वो जो ये कॉमन मैं प्रॉब्लम जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम घर पे जाके सॉल्व कर रहे होते हैं उन सेम क्वेश्चंस को, तो वो सेम क्वेश्चन या
उन्हीं टाइप के क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, बट नए क्वेश्चन आते हैं वो हमसे नहीं सॉल्व होते, क्योंकि जब तक आपका ओरिएंटेशन क्वेश्चन बेस होगा, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ने और क्वेश्चन को तरीके को सॉल्व करने में पढ़ेंगे, तब तक दिक्कत है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आए, भाषा कैसी भी बदले, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आप लोग अपने आंसर मिलाइएगा, देखते हैं किसका सही आता है। देखो एक बेसिक सी बात सोचो, अगर आपका घर है, अब यहाँ पे कंडीशन की बात नहीं होगी, लोग कहेंगे नहीं हमने दीवार में पीओपी लगवाई थी, कोई कहेगा नहीं हमने अलग से उसमें वॉलपेपर लगवा दिया था, वो एक जनरल केस में बात कर रहे हैं। आप अपने घर में पोताई अगर करवाते हो एक कमरे में, तो पोताई कहाँ करवाते हो? जमीन में तो पोताई नहीं होती, सिर्फ 5 ही सतहों पर तो पोताई होती है। एक छत में होगी, एक जो 4 दीवार बची उनमें होगी, जमीन में तो पोताई नहीं होती। केवल 5 सरफेस में पोताई हो रही है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहां पर कि जब केवल 5 सरफेस है तो ये ना तो एलएसए है ना तो टीएसए है, क्योंकि अगर एलएसए होता तो टॉप और बॉटम दोनों ना लेते, लेकिन आपको टॉप लेना है। टीएसए में टॉप और बॉटम दोनों लेते हैं, लेकिन यहां पर बॉटम नहीं लेना है। मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? 5 पृष्ठ हैं और इन 5 पृष्ठों में क्षेत्रफल निकालना है। कौन कौन सी 5 पृष्ठ आपको समझा भी दे रहा हूं मैं। मान लीजिए कि ये आपका कमरा है, तो अब ये जो ये नीचे वाला पार्ट है जिसे हम लोग रब करते हैं, ये वाला पार्ट क्या है? इस कमरे की जमीन है। तो कौन कौन से 5 पृष्ठ होंगे? ये रहा कमरा, तो देखो पहला पृष्ठ आपको ये वाला दिखेगा, एक सरफेस तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी सरफेस इसी के जस्ट पीछे, ये क्या हो गई? दूसरी सरफेस हो गई, 2 हो गई। ये तीसरी सरफेस हो गई, ये वाली चौथी सरफेस हो गई, और ये जो कमरे की छत है ये क्या हो गई? 5वीं सरफेस हो गई। तो बस यहीं से अब लॉजिक लगाते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई गया होगा कि अगर मैं ऐसे भी सोचूं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इसमें से एल बी घटा दूं, तभी भी मेरा काम हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं समझने के लिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैंने जमीन हटा दिया, बाकी बच गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको कि आप इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल लो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच और प्लस में एल बी कर लो। मतलब ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया और ये क्या आ गया? प्लस में इसकी छत। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये वो क्षेत्रफल होगा जिस भाग में आपको पोताई करनी है, और उसके बाद तो खर्चा दिया हुआ है, गुणा कर लेना है, कुछ नहीं करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? कहीं से भी करके देख लो आप। देखो 2 एलबी का मतलब 15 और 20 कितना आ जाएगा? 300। बीएच का मतलब 15 और 10 कितना आ जाएगा? 150। और एचएल का मतलब 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 200। और माइनस में एलबी का मतलब कितना आ जाएगा? 300। यही तो वैल्यू बनेगी। कितना आ जाएगा आपके पास? 300, 200, 500, 500 एक 600, 650, 650 गुणे में 2 कितना आ जाएगा? 1300। 1300 माइनस 300 दैट मीन्स 1000 स्क्वायर मीटर। आप यहां से भी करके चेक कर लो। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच चेक करो। 2 यहां पर हो जाएगा एल प्लस बी। एल प्लस बी का मतलब 20, 15, 35। 20, 15, 35 और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगी वैल्यू कितनी आपकी यहां पर? 10। तो ये कितना हो जाएगा? आप देख लो, ये वैल्यू कितनी आ गई? 700 आ गई। और 700 प्लस में एलबी का मतलब कितना हो गया? 300। देख लो सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? 1000। तो कैसे भी आप कर सकते हो। अब 1000 इंटू में 5, 5000 रुपए में आपका कमरा की पोताई हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसमें अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कमरे में दरवाजे लगे हुए हैं, कमरे में खिड़कियां लगी हुई हैं, बनाने को अब यहाँ पर 54 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, बड़ा मजेदार, आउट ऑफ द टॉपिक है, बट फिर भी। एक बार एक व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू देने जाता है। तो जब इंटरव्यू देने जाता है तो उससे पूछते हैं कि आप भाई साहब किससे आए? तो उनका सर ट्रेन से आए हैं। तो कहा कि अच्छा एक क्वेश्चन बताओ फिर ट्रेन से। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर पूछिए। तो कहा मान लीजिए कि आप ट्रेन के डिब्बे में ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और आपको गर्मी बहुत लग रही है, और जब गर्मी बहुत लग रही है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा सर खिड़की खोल देंगे। कहा बहुत अच्छे। तो अगर आप खिड़की खोल देंगे तो अब आप एक क्वेश्चन बताइए कि अगर इस कमरे में
जो इस डिब्बे में जो खिड़की है उसकी लंबाई 3.5 मीटर है, उसकी चौड़ाई मान लीजिए कुछ भी बोल दिया कि 2 मीटर है, और इससे प्रति मिनट मान लीजिए कि 63 घन सेंटीमीटर हवा आ रही है, तो कितने समय बाद ये पूरा डिब्बा जो है हवा से भर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा। अब वो बेचारा नहीं बता पाया। अब वो इंटरव्यू से बाहर आए तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने पूछा भाई क्या पूछा आपसे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब ये बात आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका मित्र गया, उनसे भी पूछे सर आप कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा कि सर हम ट्रेन से आए हैं। तो फिर उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सर हम स्वेटर उतार देंगे। तो उनका मान लो अभी भी गर्मी लग रही है तब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सर शर्ट भी उतार देंगे। फिर कहा अभी भी गर्मी लग रही है तब क्या करेंगे, तो कहा सर इनर भी उतार देंगे। फिर उनका अभी भी गर्मी लग रही है तब क्या करेंगे, कहा सर हम मर जाएंगे लेकिन खिड़की नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ गणित में नहीं करना है, आपको सवाल करके आना है, जोक सपाट। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में चाहे कितनी खिड़की दरवाजे लगा दिए जाए, आपको वहां पर क्वेश्चन करके आना है। लॉजिक सेम है कि अब आपसे कह दिए 2 कमरे हैं 2 खिड़कियां हैं, तो आपको पता है उसका एरिया घटा देना है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएसआई में तो नहीं, लेकिन अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या है, खिड़की में पेंट करना है और पेंट का खर्चा ये है, कुछ भी लगा दिया जाए। लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछ लिया जाए, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, यहां पर एक कंडीशन बहुत जनरेट होती है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम अभी पिरामिड भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले हम वो कवर करेंगे, फिर आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, कहा जाएगा एक घनाभ की 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो इसका आयतन ज्ञात करें। क्या कहा जाएगा, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सर्फेसेस, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x सेंटीमीटर स्क्वायर, y सेंटीमीटर स्क्वायर एंड z सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैं एक बार ही लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन। संलग्न पृष्ठों का मतलब क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं, अगर किसी को इंग्लिश में जानना है, बाकी तो सिंपल है, एडजेसेंट सरफेसेस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक घनाभ है, इसकी 3 संलग्न पृष्ठों का एडजेसेंट सरफेसेस का क्षेत्रफल दे रखा है और इसका आयतन। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी आप लिख सकते हो। तो इस केस में रादर देन टाइम किलिंग एक बार आपको मैं समझा दूंगा, ताकि भविष्य में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना है। इस संलग्न पृष्ठों का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात आपको समझाता हूं। देखो, जैसे ये एक क्या है, घनाभ है, तो एक घनाभ, ये घन नहीं होगा, घनाभ होगा। घन में भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको मैं घना भी कराऊंगा। बाकी घन से कोई गलत नहीं है, वो भी सही है क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये घनाभ है और 3 संलग्न पृष्ठ, 3 आसन्न पृष्ठ, कुछ भी कह दिया जाए, इसका मतलब ऐसी 3 सरफेसेस जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर टच कर रही हूं। जैसे आपको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे में कोई भी कोना उठा लो, कोई भी कोना जो आपको दिख रहे होंगे, चाहे टॉप पर या बॉटम पर। जैसे छत की तरफ आप देखोगे तो आपको 4 कोने दिख रहे होंगे, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ। कोई भी कोना देखो, उस कोने पर 3 सतहें टच कर रही होंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। कौन कौन सी सतह, मैं इसके माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहां पर ये पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को मैं कह सकता हूं कि ये एक कोना है।
तो यहां पर मैंने कहा 3 सरफेस जरूर टच कर रही होंगी। तो कोई भी 3 सरफेस आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये 3 सरफेस यहां पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर ये कोना है तो देखो एक सरफेस ये वाली यहां पर टच कर रही है, एक सरफेस ये वाली यहां पर टच कर रही है और एक सरफेस ये वाली यहां पर टच कर रही है। आई होप ये बात क्लियर है। आप अपने कमरे में भी इमेजिन करो कि किसी भी कोने पे यार आप देखोगे जाके तो एक उसके इस तरफ दीवार आ रही होगी इस तरीके से, एक इस तरफ दीवार आ रही होगी 2 और एक आपकी छत होगी 3। तो 3 सरफेस टच कर रही हैं, यही कहते हैं 3 संलग्न पृष्ठ। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर इस पॉइंट पे मैंने लिया तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी लंबाई, तो ये L आ गई। ये क्या आ जाएगा यहां पर, अगर इस सरफेस की बात करोगे क्योंकि नीचे मैंने B ऐसे लिया है तो ये क्या आ जाएगा, इसका H आ जाएगा। और अगर आप इस सरफेस की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो देखो अगर मैं देखूं तो इसका क्षेत्रफल क्या है, LH। इसका क्षेत्रफल आप देखोगे तो ये B है, ये H है, मतलब इधर ये आपका B है, ये H है, तो इसका क्षेत्रफल BH आ जाएगा और ये वाली सरफेस ये आपका आ जाएगा LB। तो ये 3 सरफेस ऐसे ही बनेंगी। आप कमरे में इमेजिन करो तो ज्यादा बेहतर होगा, इतना छोटा डस्टर आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद। तो क्या है कि अब आप देखोगे तो एक कमरे की छत होगी और छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LB। फिर एक जो इधर वाली ऐसे दीवार होगी, जो वर्टिकल एक दीवार होगी, उस वर्टिकल दीवार का क्या आ जाएगा, LH आ रहा होगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणे ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होगा। और एक दीवार ऐसे सामने की तरफ होगी और इसका क्या आ जाएगा, B इंटू H। यही 3 सरफेस ही जो है इन्हें कहेंगे संलग्न। आप किसी भी कोने पे चेक कर सकते हो, ये आपकी एडजेसेंट सरफेसेस होंगी। तो मैंने मान लिया कि कमरे की जो लंबाई है उसे मैंने मान लिया L, जो इसकी चौड़ाई है उसे मान लिया मैंने B और इसकी ऊंचाई को मैंने कितना मान लिया, H। तो ये आ गया LBH। ठीक है, अब जरा समझते हैं इस बात को। तो अब ये किसका है मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी सरफेस है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप किसी का भी कोई भी ऑर्डर मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि एक सरफेस, मैंने बताया कि एक आपकी छत होगी और जो छत होगी उसका क्षेत्रफल LB होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई LB बराबर किसके है, x के x सेंटीमीटर स्क्वायर के। दूसरा मैंने कहा दूसरी सरफेस क्या होगी, जो आपके कमरे में सामने की तरफ की दीवार होगी, जो ऐसे दीवार होगी इस तरीके से, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। तो दूसरी आ जाएगी क्या, BH, और ये मान लीजिए कि y सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड तीसरा क्या हो जाएगा यहां पर, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, एक और सरफेस जो इधर किनारे की तरफ इस तरीके से सरफेस खड़ी होगी, वो आ जाएगा LH। तो ये आ गया LH और ये क्या आ जाएगा आपका Z सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना है इसका आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, LBH की चाहिए। और यहां पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये पता है, ये चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सा मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इन तीनों को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, बहुत सिंपल है। देखो अगर आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या बन जाएगा, LBH का होल स्क्वायर। क्यों, मैं देखो L इंटू L L स्क्वायर, B इंटू B B स्क्वायर, H इंटू H H स्क्वायर। तो LBH का होल स्क्वायर मैं कह सकता हूं, और ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू XYZ। ये बराबर किसके हो जाएगा, XYZ के। अभी यहां से बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम क्या कह सकते हैं, LBH बराबर अंडर रूट के अंदर XYZ। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको वैल्यू देके पूछा जा सकता है कि 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल यही दे दिया गया तो आयतन पूछ लेगा, कुछ भी पूछा सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए तो अब आपको आगे अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि रूट के अंदर ये तीनों वैल्यू ले लो, बात खत्म है। एक बारी मैं फिर से आपको ये बात समझा दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज की अभी आपके कमेंट में नहीं देख रहा हूं, इस वजह से अगर कोई डाउट भी होगा तो मैं समझाने की कोशिश दोबारा भी कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि संलग्न का मतलब ये होता है, चूंकि संलग्न कोण वहां पर भी आते हैं, आसन्न कोण वहां पर भी आते हैं, ज्योमेट्री में उसका भी मतलब ये होता है कि एक कॉमन पॉइंट जहां पर होना चाहिए। तो अब यहां पर भी क्या है, एक कॉमन पॉइंट आपको मिल जाए। मैंने कहा अपने आप जिस भी कमरे में बैठे उसकी छत के किसी एक किनारे को देख लो। मान लो कि आपने छत पे आपके सामने कोई किनारा दिख रहा होगा, अब मैंने कहा उस किनारे पर देखो कौन कौन सी 3 सरफेस आपको मिलती हुई दिख रही हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो छत वाली सरफेस होगी पहली, जिसका एरिया क्या हो जाएगा, LB, वही मैंने लिख लिया। दूसरी सरफेस एक ऐसे
वर्टिकल लाइन, एक ऐसे खड़ी हुई दीवार होगी, उसका एरिया क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। और तीसरी सरफेस एक इस तरीके से दीवार आएगी, मतलब ऐसा ही कुछ कोना बनेगा, एक ऐसी दीवार होगी, एक ऐसी दीवार होगी और एक ऊपर से छत होगी। तो एक LB आ जाएगा, एक BH आ जाएगा, एक HL आ जाएगा और उनका एरिया मुझे गिवन है, फिर आगे हमने सॉल्व कर लिया। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछी जाती है। तो आई होप अगर अब भविष्य में कभी एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको ये बात याद रहेगी, आप डायरेक्ट आंसर करोगे रादर देन कि आप टाइम किल करोगे। आई होप इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा क्या क्या हो गया, अब इसमें देखो, हमने सिलेंडर के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, हमने क्यूब के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, हमने क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम पिरामिड का सेक्शन, और इसके बेस पे जैसे मैंने कहा हेक्सागोनल प्रिज्म होने को कुछ भी हो सकता है, अब हम सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं पिछले साल के आपके पेपर की बात करूं तो वहां पर पिरामिड से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ऑल दोस 23 शिफ्ट। जो आया था प्रिज्म पे आया था, लेकिन अगर प्रिज्म पे क्वेश्चन गिवन है दैट मींस पिरामिड पे भी बेसिक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम उतना पढ़ा के छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स बहुत कठिन नहीं आती। मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली कह रहा हूं, भाषाई स्तर पे क्वेश्चन बड़े होते हैं, भाषाएं उनकी बड़ी होती हैं, बहुत कठिन नहीं आती, लेकिन एक नॉच ऊपर ले जाके छोड़ेंगे कि बियॉन्ड दैट पॉइंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज पिरामिड, और ये बड़ा मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग। एक बार समझ में आ गया तो कभी जीवन में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक कुछ बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो दोस्तों, पिरामिड है क्या? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पिरामिड का मतलब बड़ा सिंपल है, बस आप इतना याद रखो कि अगर मैं पिरामिड की बात कर रहा हूं, अगर मैं पिरामिड की बात कर रहा हूं तो आपको क्या याद रखना है? कोण याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या याद रखना है? कोण याद रखना है। एक और बात यह जान लो कि पिरामिड में एरिया ऑफ टॉप किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, जबकि प्रिज्म में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम क्या होता है? बराबर होता है। और अब कौन से ये बात आपको स्पष्ट क्लियर भी हो रही होगी कि अगर ये हमारा क्या है? एक कोण है, एक शंकु है, ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ये इसका क्या है? हाइट है। और यहां पर एक तीसरी चीज जुड़ जाती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड, एंड दैट पार्ट इज व्हाट? स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्लांट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन क्या करना पड़ेगा? जो आप आइसक्रीम की सॉफ्टी खाते हो, जो सॉफ्टी में आइसक्रीम खाते हो, या फिर जो बर्थडे में आप लोग टोपी लगाते हो, वो उसका शेप क्या है? कोनिकल शेप है। और इसमें दो तरीके की ऊंचाइयां होती हैं। अगर मैं उस कोन की ऊंचाई को, ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कहा कि आप उस कोन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो उस कोन की ऊंचाई, जैसे वो कोन का शेप है, तो उस कोन की ऊंचाई तो हमेशा उसके मध्य बिंदु से उसको टॉप को मिलाकर ही निकाली जाएगी। तो उसकी कोन की ऊंचाई कहां से ज्ञात की जाती है? उसके मिड पॉइंट से उसके टॉप के पॉइंट को मिला देते हैं, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा दो सरफेस, दो सतहों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो शॉर्टेस्ट नहीं होगी, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट से यहां तक की दूरी इसकी ऊंचाई है। और स्लांट हाइट क्या होती है? तो जो कोन होता है, इस तरीके से कोन होता है, जैसे मान लो बालू का ढेर बना दिया जाए, तो बालू का ढेर ऐसे बनाया जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट, जो मेरे हाथ का मूवमेंट के साथ जो पार्ट जा रहा है, इस ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्लांट हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और यहां से एक रिलेशन भी निकलता है कि मैंने आपसे ये बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहां पर ये एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता है, कल भी थोड़ी सी बात हमने इस पे किया था। तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वी कैन से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वी कैन से एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जरा ये तो एक बात हो गई। दूसरा, अब चूंकि मैंने तो ये कहा था कि हमें यूनिवर्सल पार्ट जो है इसका डिस्कस करना है, ये सिर्फ इस कोन के फिगर को नहीं डिस्कस करना है। यूनिवर्सल पार्ट अगेन यहां पर तीन चीजें आएंगी। पहला क्या आएगा, वॉल्यूम। अब जैसे इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा इसको ब्रेक करता हूं, तो देखो एक पार्ट मुझे ये दिख रहा है, दूसरा पार्ट मुझे ये दिख रहा है, 1/3 एज इट इज। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आप सबको दिख रहा होगा कि कोण का आधार कैसा है हमारे पास, ये आधार है हमारे पास वृत्ताकार। तो इस वृत्ताकार पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ बेस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ बेस, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट। ये आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो ये दुनिया का कोई भी पिरामिड हो, कोई भी किसी भी आकृति का पिरामिड हो सकता है। अभी मैं कम से कम आपसे 3 से 4 एग्जांपल इसके दे दूंगा ताकि ये भी क्लैरिटी आ जाए। तो दुनिया का कोई भी पिरामिड, किसी भी आकृति का पिरामिड हो, जैसे अगर मैं इसको कहूं ये कैसा पिरामिड है, तो मैं कहूंगा वृत्ताकार आधार वाला पिरामिड है। वो वर्गाकार आधार वाला पिरामिड भी हो सकता है, वो आयताकार आधार वाला पिरामिड भी हो सकता है, वो हेक्सागन के आकार का पिरामिड भी हो सकता है, और वो होने को तो ऑक्टागन, ओनागन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हमसे वो पूछा जाएगा जिसका एरिया हम निकाल पाए। तो किसी भी आकार का पिरामिड हो सकता है। तो ये वृत्ताकार आधार वाले पिरामिड के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बात, मैंने आप लोग जरा कमेंट बताइएगा कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या फिर ये लैटरल सरफेस एरिया होगा। तो देखो कोन में क्या होता है, सीधी पृष्ठ तो होती नहीं, कर्व के शेप की पृष्ठ होती है, वक्राकार पृष्ठ होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और फॉर्मूला इसका होता है पाई आर एल। इसको ब्रेक करता हूं दो पार्ट में। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, पाई आर तो कुछ होता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसको हम डिराइव करेंगे कैसे, देखो अगर मैं इस पार्ट की परिधि आपसे कहूं, जो ये वाला पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, अगर मैं ये पार्ट कहूं सरकमफ्रेंस ऑफ दिस पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। और अपने पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज पाई आर, यहां पर ये 2 पाई आर है और ये पाई आर है, मतलब उसका आधा लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये अर्ध परिमाप लिखा हुआ है, ये सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, और एल तो स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। यहां तो टॉप का कोई इशू भी नहीं है, मैं कहूंगा सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो दिस विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये किसी भी आकृति के लिए यूनिवर्सली, किसी भी मतलब किसी भी पिरामिड के लिए यूनिवर्सली ये फॉर्मूला सही होगा, आधार का अर्ध परिमाप इनटू में ऊंचाई, ये आपको क्या दे रहा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तीसरा पार्ट जो टोटल सरफेस एरिया था, यहां पर लॉजिक एकदम सेम है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है आपका जितनी भी पृष्ठ दिख रहे हैं उन सब का एरिया। तो अब आप देख लो कि पृष्ठ, अब कई लोग के दिमाग में ये चीज आएगी कि अगर हम सॉफ्टी की बात करेंगे तो वहां तो कोई पृष्ठ ही नहीं हो, तो खोखला होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ठोस है, मतलब बंद है। या ऐसे सोचो कि जब आप आज के डेट में बटर स्कॉच खाने जाते हो तो उसके ऊपर कवर भी लगा होता है, तो वो क्या है, बेस हो गया उसका, और वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो मतलब इस वाली सरफेस को हम फिलहाल कंसीडर करेंगे कि दिस इज नॉट हॉलो टाइप समथिंग, ये एक सॉलिड पार्ट है। तो ये कैसा है, एक वृत्ताकार पार्ट है। तो टॉप, तो एरिया ऑफ टॉप तो 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एरिया ऑफ बॉटम इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट क्या कह सकता हूं, इसको मैं ये कहूंगा कि जो भी CSA है, या फिर मैं LSA लिख दे रहा हूं, दोनों बातें सेम ही है, CSA या LSA जो भी है, और इसमें क्या मैं जोड़ दूंगा, प्लस में
एरिया ऑफ बॉटम, आधार का क्षेत्रफल मैं इसमें और ऐड कर दूंगा एंड देन आफ्टर हम इसका आंसर बता पाएंगे। यहीं से फॉर्मूले भी हम लोग रटते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, तो ये मैंने लिखा पाई आर एल। एरिया ऑफ बॉटम, तो आपको पता है इसका बॉटम कैसा है, वृत्त के आकार का है जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस में पाई आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर। अब समझते हैं जरा, यहां पर मैं यहां पर क्या करूंगा, पाई आर तो हम कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो बचेगा कितना, इस वाले पार्ट में बचेगा एल, और जस्ट बिकॉज कि यहां पर आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा, तो पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। दिस इज आर आंसर। यही हम लोग रटते आए हैं। कहां से बना है, प्रूफ आपके सामने है। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले सिर्फ यहां तक के लिए नहीं है, ये फॉर्मूले किसी भी पिरामिड के लिए है। तो क्या क्या था, हमने एक बार ही क्या पढ़ा, सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात की तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ये किसी भी पिरामिड के लिए होगा। दूसरा मैंने पढ़ा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या है, आधार का अर्ध परिमाप इंटू में तिर्यक ऊंचाई, आधार का अर्ध परिमाप इंटू में तिर्यक ऊंचाई। इसको हाइट की जगह स्लांट हाइट लिखो, ज्यादा बेटर होगा ताकि कोई डाउट ना रहे। इसकी हाइट की जगह स्लांट हाइट लिखिए ताकि कोई डाउट ना रहे कि हमें एल लेना है। ठीक है, आधार का अर्ध परिमाप इंटू में तिर्यक ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया हम क्या देंगे, इसका जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें एरिया ऑफ बॉटम हम ऐड कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे ये तीनों फॉर्मूले बनते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट नहीं है तो यहीं से एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं फिर उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। एग्जामिनेशन में आपसे यह क्वेश्चन कहेगा कि एक कोन है और एक सिलेंडर है, एक शंकु है और एक बेलन है, दोनों के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां समान है, दोनों का बेस रेडियस एंड हाइट क्या है, इक्वल है। अगर उस बेलन से उस शंकु को काट के निकाल लिया जाता है तो फिर पूछेगा कि बचे हुए भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यहां पर वो वैल्यू देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहा जाएगा कि इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर आर सेम एंड द कोन ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट इज बीइंग कार्व्ड आउट फ्रॉम दैट सॉलिड cylinder, then find the ratio of the remaining part of cylinder and cone। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने टाइम किल किया तो आप कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन के टाइम को खराब करना है। कैसे करेंगे उस लॉजिक को भी यहीं से समझते हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये दुनिया के किसी भी कोन और दुनिया के किसी भी प्रिज्म और पिरामिड, किसी भी आकृति के प्रिज्म और पिरामिड के लिए हमेशा सही होगा। तो देखते हैं क्या है लॉजिक इसके पीछे का। अब देखो क्या है लॉजिक, जरा समझते हैं। एक तरफ मैंने लिखा कोन है और दूसरी तरफ मैंने लिखा सिलेंडर है। दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस भी आपको दे रखा है आर है, और इधर भी रेडियस क्या है, आर है। दोनों का रेडियस बराबर है, इक्वल है, रेडियस इक्वल, हाइट इक्वल। ये दो कंडीशन आपने दे रखी है। कैसे करेंगे जरा समझते हैं, अलग से एक फिगर बनाते हैं। ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है, और मैंने कहा सेम बेस रेडियस और हाइट वाला एक कोन इससे निकाला गया है, तो सेम बेस रेडियस है, तो मैंने मान लिया कि इस कोन का भी जो है, ये सर्कल तो यही है, हाइट बनाना है तो यहां पर मैंने मान लिया, और यहां से मैंने कुछ
इस तरीके का एक कोन काट लिया। अब देखो सेम बेस रेडियस है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट तो सेम हो गया। ठीक है, अब आपसे इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, रेडियस मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर ये रेडियस कितना है, आर है, और जो हाइट है दैट इज एच। एल की जरूरत नहीं हमें इस क्वेश्चन में। अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था और यहां पर भी हम कर सकते हैं कि इस पूरे का वॉल्यूम सिलेंडर का कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इस कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पता है रेडियस बराबर है, आपको पता है हाइट बराबर है, दैट मीन्स ये आर स्क्वायर एच, या ऐसे देखो ये पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच तो दोनों में सेम ही है क्योंकि रेडियस बराबर है हाइट बराबर है। तो दिस पाई आर स्क्वायर एच वाला पार्ट इज इक्वल इन बोथ द केसेस। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि ये तो इसका 1/3 है। क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच है और ये पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर समान आधार का क्षेत्रफल, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा हूं इसलिए मैंने बोला समान आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर आधार चाहे ये ले लो या ले लो, दोनों क्या है बराबर है, इसको इन्वर्ट कर दोगे तो इसको आप ले सकते हो। तो अगर आधार का क्षेत्रफल समान है और ऊंचाई समान है, ये दो कंडीशन है। क्या, अगर एरिया ऑफ बेस बराबर है और हाइट सेम है तो उस केस में किसी प्रिज्म और किसी पिरामिड का जो आयतन का अनुपात होता है वो 3:1 होता है। मतलब प्रिज्म बड़ा होता है और ये क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो इसका 3 गुना है ये पार्ट, तो ये 3 पार्ट हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो जाएगा। तो मैं कंडीशन इसको लिख दे रहा हूं, इफ area of base is equal and height is also equal, अगर आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों बराबर हैं तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 3, ये बराबर होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के। ये सब आपको इतना, मैं अभी इतना बल इसलिए दे रहा हूं इस पे क्योंकि एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आएगा ना तो इतना टाइम नहीं किल करना है इन क्वेश्चंस को। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप खट से मार दोगे। मतलब जैसे मैं आपसे, अगर ये बात मुझे समझ में आ गई, मैं आपसे कहूं कि एक बेलन है जिसका आयतन कितना है 900 घन सेंटीमीटर है, 900 सेंटीमीटर क्यूब एक बेलन का आयतन है। समान आधार क्षेत्रफल और ऊंचाई वाला एक शंकु इससे काट के निकाला जाता है। तो ये बताओ कि बचे हुए भाग का आयतन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको अभी टाइम नहीं किल करना है क्योंकि लॉजिक मैंने बता दिया, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इस प्रिज्म का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, इससे मैंने एक पिरामिड विड्रॉ किया, कार्व्ड आउट किया है, काट के निकाला है, तो उसका आयतन तो इसका 1/3 होना चाहिए। तो उस केस में अगर ये सिलेंडर का क्या था, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम यहां पर 900 था तो मैं कोन का आंख बंद करके लिख दूंगा कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो बचा हुआ पार्ट अगर मैं कहूंगा कि रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा तो 900 माइनस 300 दैट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग पार्ट। तो बस क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। अगर आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाए जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि बचे हुए भाग का आयतन, ये बचा हुआ भाग कौन सा है, मैं थोड़ा सा यहां पे मार्क कर दे रहा हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बचे हुए भाग का आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात बताओ, तो वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, इस बात से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, आकृति भी कोई भी हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हमें क्या पता है कि हमने
टोटल क्या था, टोटल जो भी पार्ट था, मान लो कि टोटल जो वॉल्यूम है सिलेंडर का मैंने लिख लिया। मैंने आपको फ्रैक्शन यूज करना कई बारी बताया कि जैसे 1/3 एक वैल्यू आ रही है तो मैं 3 मान लूंगा टोटल। तो सिलेंडर 3 है, तो यहां से कोण कितना निकला, इसका 1/3, तो कोण कितना हो जाएगा 1, रिमेनिंग कितना आ गया 2। तो पूछा गया बचे हुए भाग का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात तो कितना आ जाएगा 2:1। ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। वो आप यहां से भी देख सकते हो 2:1, 600:300, 2:1। तो आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे ये बात क्लियर है तो जब एग्जामिनेशन में कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां पर टाइम नहीं किल कर रहे होगे, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर से एक बार ये रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने आपको बड़ा सिंपल सी बात बताई थी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। अगर मुझे पता है कि दोनों केस में, इस केस और इस केस में r क्या हो गया है, बराबर हो गया है, हाइट क्या हो गई है, बराबर हो गई, इसका मतलब πr²h और πr²h तो बराबर हो गया है। तो ये तो 1/3 हो गया, मतलब 1/3। मतलब अगर रेडियस बराबर था, हाइट बराबर थी, तो क्या है इसका आयतन, प्रिज्म के आयतन का 1/3 हो गया। लेकिन मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा वो एरिया ऑफ बेस लिखा, क्योंकि यहां पर तो रेडियस और हाइट कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये तो यूनिवर्सली सही है, मतलब किसी भी आकृति के लिए, और किसी भी आकृति का मतलब वो वर्गाकार पिरामिड भी हो सकता है, और वर्गाकार पिरामिड में भी यही सेम चीज होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को भी समझाता हूं ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे बल दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये एक बार बात समझ में आ गई, आपका अंदर का डर खत्म हो गया, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं बार बारी कि अभी आपके मैं कमेंट एड्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बट अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपके उन डाउट्स को भी ले लेंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके कमेंट अभी एड्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल। मैंने कहा एक वर्गाकार पिरामिड है और एक वर्गाकार प्रिज्म है। मैंने ये कहा वर्गाकार आधार वाला पिरामिड है, वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म। इसका मतलब क्या हो, पहले तो मैं मतलब समझता हूं। देखो वर्गाकार आधार वाला, कई लोगों को लगेगा कि वर्गाकार आधार का मतलब वो घन भी बन सकता है, घन घनाभ दोनों बन सकता है। वो फिलहाल, क्योंकि अगर आपने यहां पर क्या कर दिया, दूसरे वाले को बड़ा कर दिया ऐसे कुछ, तो घनाभ टाइप का शेप भी बन जाएगा, तो वो कुछ भी हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, या इसका ऐसा भी एक हम फिगर बना सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये वर्ग है यहां पर, और ये वर्गाकार आधार वाला क्या है, प्रिज्म है। और वर्गाकार आधार का पिरामिड कैसे होगा, वो मान लो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये वर्गाकार आधार का पिरामिड है। अब मैंने कहा आधार का क्षेत्रफल समान हो जाए, आधार का क्षेत्रफल समान हो जाए, ऊंचाई समान हो जाए, तो देखो रेशियो तो सेम ही रहना है। बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं कि देख लो यहां से मान लो ये एक पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से इसके अंदर जो है एक पिरामिड हमने काट के निकाल लिया। इस तरीके से इसके अंदर मैंने एक पिरामिड काट के निकाल लिया। तो अब बचे हुए भाग का आयतन, और अगर मैं कहूं इस पिरामिड का आयतन का अनुपात, तो 2:1 ही होगा। इनके फॉर्मूले अभी मैं आपको और डिराइव करके दिखा दे रहा हूं कि कैसी भी आकृति हो मैं निकालूंगा। मैंने आपसे कहा भी था कि 3-4 फिगर से आपको बताऊंगा, तो 3-4 फिगर से आपको इस चीज को एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा एक वर्गाकार आधार वाला, यहां से कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आते हैं। पहले मैं सिंपल कॉन्सेप्ट लेता हूं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कोई मतलब मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये एक डाउट आएगा आपको। तो मैं 2 फिगर बनाता हूं, फिर इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ये मेरा एक पिरामिड बना हुआ है जो किसी टॉप पॉइंट पर जाकर 0 हो जा रहा है। आधार इसका वर्गाकार है। उधर मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं समझा रहा हूं।
क्योंकि देखो जब मैंने आपको कोण बताया था और मैंने आपको ये कहा था कि जब कोण की ऊंचाई नापनी है तो कोण के मध्य बिंदु से नापी जाती है, ना कि ये वाला पार्ट। जो ये वाला पार्ट होता है ये इसकी स्लांट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और जो मध्य बिंदु से ऐसे स्ट्रेट नापी जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द हाइट। तो ये दुनिया के किसी भी प्रिज्म के लिए बात पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रिज्म के लिए पूर्णतः सत्य होने का मतलब क्या हुआ, अब मैं देखता हूं आपको कि एग्जैक्टली ये चीज क्या हो रही होगी। मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी हाइट होगा। ऐसे मैं बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। अगर ये पार्ट ऐसा है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, जैसा ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला मार्कर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला मार्कर क्या है, इसकी हाइट है। और देखो अब जो ये आपको ट्रायंगल ऐसे दिख रहे हैं ना, इनकी रियल सिचुएशन क्या होती है वो भी मैं समझा रहा हूं आपको। जब हम इनके क्वेश्चन अभी करेंगे तो उस टाइम पे एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना अगर कहीं पर भी कोई डाउट भी है तो, क्योंकि दोबारा से ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होंगी। हर क्वेश्चन के टाइम पे हम दोबारा एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही कर रहे होंगे। तो अब प्रैक्टिकली जो आपको ये यहां पर देखो ये क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम इसको व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, 2D बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन रियल टाइम सिचुएशन क्या होती है, रियल टाइम सिचुएशन ये होती है कि अब देख लो जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है तो ये क्या है, ऐसे आके मिले हुए होंगे। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बीच में ऐसे कुछ हाइट होगी और जो ये पार्ट ऐसे दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ऐसे मिल रहे होंगे। ये वाला पार्ट ऐसे मिल रहा होगा, ये वाला पार्ट ऐसे मिल रहा होगा और ये वाला पार्ट ऐसे मिल रहा होगा। इस तरीके से आपका कोई फिगर बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपका इस तरीके से कोई फिगर बन रहा होगा। यहां तक अगर मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बट मैं फिर भी एक आध एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश और करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक आपके सामने अभी एक फिगर दिख रहा है पिरामिड टाइप का। बस एक विजुअलाइजेशन कराने के लिए पिरामिड है क्या, तो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, फिर और थोड़ा सा आपको प्रिसाइज समझाऊंगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखो जैसे आपके सामने आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा। अब आप जो मैं जिन ट्राइंगल्स की बात कर रहा था प्रैक्टिकली देखो इस फिगर में, तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा अभी फिगर में। जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था वो ट्राइंगल कुछ यहां पर ऐसा बनेगा जाकर। यहाँ पे आपके पास फिगर कट रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कि वो ट्राइंगल कुछ, मान लीजिए कि मैं इतना मान के चल रहा हूं, तो इस तरीके से हमारे वो ट्राइंगल बन रहे होंगे जो मैं अलग से आपको पेन से दिखा रहा था। और बेटर क्लैरिटी के लिए आपको एक और फिगर में दिखाता हूं। जैसे अब आपके सामने ये एक एग्जैक्ट फिगर है, एक एग्जैक्ट फिगर है किसी पिरामिड का। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड इस पे लिखा हुआ है और ये बहुत काम की बात है, तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है कुछ कुछ सेक्शन। जैसे अब देख लो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी किसी पिरामिड की ऊंचाई को मापा जाता है तो वो उसके मध्य बिंदु से मापा जाता है। तो अगर आप देख रहे होगे तो आपको यहां पर जो ऊंचाई दिख रही है वो कहां से दिख रही है, यहां से दिख रही है। और ये क्या है, ये स्क्वायर का एक मिड पॉइंट है जहां से ऊंचाई को नापा जाता है। और ये पार्ट जो आपका ऑल्टीट्यूड कह रहा है, ये बेसिकली ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आई होप इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैं फिर से यहां पर भी बता दे रहा हूं एक बारी कि अब देख लो जैसे ये वाला पार्ट है, जो ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास, जो ये ट्राइंगल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो स्लांट हाइट क्या होगी एग्जैक्टली मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि स्लांट हाइट ऐसा होगा कि ये रही हाइट, और जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले पॉइंट को उठाकर मैं यहां पर लेके आऊंगा, या फिर ऐसे सोचिए कि ये है और इन दोनों को मैं उठाकर ऐसे कहीं पर लेके आऊंगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, वही जब मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा तो जो ये हाइट है, ये हाइट कैसे मिल रही होगी, कुछ इस तरीके से मिल रही होगी। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये स्लांट हाइट है, जिसको जब मैं फिगर बनाऊंगा तो वो इस तरीके से आके मिलेगी। और वही आपका जो रिप्रेजेंटेशन भी है मैं आपको वहां पर भी दिखा दे रहा हूं, सेम तरीके से आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहां पे मार्क करूं तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला पार्ट है,
ये आपकी क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि आप दूसरी जगह दिखाओ इस वाले ट्राइंगल में, तो यहां से ऐसे मिला दोगे आप इस वाले ट्राइंगल की हाइट, जो कि आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिख रही है, बट ये भी क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। और जो ये एंगल होगा ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये स्लांट हाइट हो गई। ये वाला पार्ट जो ऑल्टीट्यूड जिसे कहा गया है, मैं अलग कलर से इसको मार्क कर दे रहा हूं। लेट से ये हमारा ऑल्टीट्यूड जो है वो इसका कलर क्या है, मैं अगर इस ब्लू लाइन से इसको मार्क कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट हमारा इसकी हाइट आ जाएगी, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारी इसकी स्लांट हाइट आ जाएगी। अब तीसरी बात जिसको लेकर आगे समझना होगा उसको भी मैं समझ लेता हूं। मैं यहां पर एक और चीज आपको दिखाता हूं, और वो आपको ये दिखा रहा हूं कि अब इस केस में जो ये दूरी होगी जिसको मैंने डॉटेड से मार्क किया हुआ है, जो ये दूरी होगी इसे कहेंगे बेस। अब ये बेस का क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहां पर इनका नेमिंग कर दूं, नेमिंग का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये क्या है, एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। और अब आपसे मैं ये कहूं कि ये एबीसी कैसा त्रिभुज है, एबीसी कैसा ट्राइंगल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ये 90 डिग्री है। और अगर एबीसी समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर होगा, जो आपको दिख रहा है, जो ये हाइट है ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज यहां पर क्या आएगी, इसका आपका हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण आएगा, वो आपको कौन सा दिख रहा है, जो अब आपको मैं मार्क कर रहा हूं फिर से, ये क्या आ जाएगा, इसका कर्ण आ जाएगा। और तीसरा जो डॉटेड लाइन है वो बेस है, और ये बेस किसके बराबर होगी, यहां पर ये बेस बराबर हो जाएगा इस केस में, यहां पर ये इन रेडियस के बराबर होगा। और ये हर फिगर में यही होगा, इसको और भी मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से किसी भी आकृति का पिरामिड हो सकता है। आई होप आपको ये बात यहां से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम प्रिज्म और पिरामिड को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और यूपीएसआई में एटलीस्ट इतना भी नहीं आएगा, बट मैंने कहा कि हम एक नॉच ऊपर आपको जाके पढ़ाएंगे, तो ताकि कुछ भी आए तो बेसिक के लेवल पे आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, और आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़िए। ठीक है, तो आई होप जैसे स्क्वायर बेस पिरामिड की बात हो गई वो आपको समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना आए आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि हेक्सागोनल पिरामिड है तो कैसा बनेगा समझते हैं, या इसको ऐसे ना बना के ऊपर से ही बनाते। इसको हम यहां पे क्या कर सकते हैं, तो प्रिज्म बन जाएगा। पिरामिड बनाना है तो हमें किसी एक पॉइंट पे जीरो करना पड़ेगा। लेट से कि हमने ऐसे ही लिया जैसे हमने पहले लिया था, ये एक पॉइंट पे हमने जीरो किया, तो ये मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर मिला दी इस तरीके से, फिर यहाँ से मैंने इसको मिला दिया कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या होगा, एक हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। अब जहां पर ये आपको, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, यहां पर भी आपको ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, यहां पर उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन रियल टाइम में क्या होंगे, जब किसी पॉइंट पे जाके ऐसे मिलेंगे तो सारे के सारे ट्राइंगल होते हैं। कोई भी पिरामिड हो, अगर वो वृत्ताकार नहीं, उसका बेस किसी कोई सरफेस है, इट कैन बी स्क्वायर। अगर मैं कहूं यहां पर कोई आयताकार पिरामिड है, इस बात का क्या मतलब हुआ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये कोई पॉइंट होगा, यहां पर आप सबको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक आयताकार पिरामिड हो गया। ये क्या है, आपके पास समषटभुजाकार पिरामिड है। इससे पहले हमने क्या देखा था, वर्गाकार पिरामिड देखा था। अब शंकु क्या है, वृत्ताकार पिरामिड है, तो इट कैन बी एनीथिंग एनी शेप। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, मान लो कि मैं यहां पर इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेड्थ ये है। फिलहाल के लिए थोड़ी देर समझने के लिए मैं स्लांट हाइट अभी मान ले रहा हूं, बाकी इसको निकालना भी मैं सिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। ये क्या है, इसका स्लांट हाइट है, इसको मैंने एल से मान लिया, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है। तो अब बड़ा सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, पिरामिड 1/3 सारे पिरामिड में लगना है, तो 1/3
आधार का क्षेत्रफल LB इंटू में हाइट H, यही आ जाएगा इसका क्या, यही आ जाएगा इसका हमारा कुल मिलाकर इस पूरे आयताकार पिरामिड का वॉल्यूम। अगर मैं कहूंगा इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो क्या पढ़ा था आपने, आधार का अर्ध परिमाप। तो आधार का अर्ध परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना होता है 2 इंटू L प्लस बी, तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा L प्लस बी, ये कितना आ जाएगा L प्लस बी इंटू में H। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, जो भी LSA आया है दैट इज L प्लस बी इंटू में H, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा LB। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर कहूं इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 तो पहले लिख लो, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, ये मैं आपको बता चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6√3/4 A², और अगर इसकी हाइट को मैंने H मान लिया तो ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे यहां पर मैं 3 लिख लूंगा, यहां पर 2 लिख लूंगा, ये और ये कट जाएगा, तो √3A² H/2, ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, आधार का परिमाप इंटू में स्लांट हाइट। स्लांट हाइट अभी मैंने यहां पर बनाई नहीं है, मान लो मैं इसको बना ले रहा हूं, ये क्या आ जाएगी स्लांट हाइट पूरी, या यहां से किसी भी ट्रायंगल के लिए आप बना सकते हो। स्लांट हाइट मैंने मान लिया कि L है, तो आधार का अर्ध परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, ये है आपका 6A, रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड है तो 6A। अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 3A इंटू में H, यही आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है तो LSA आ गया आपके पास कितना 3AH, LSA कितना आ गया 3AH, और इसमें आपको क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ बेस आपने और ऐड कर देना है, दैट मींस प्लस में 6√3/4 A² एंड दिस इज आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल पिरामिड। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। इसके सिवा इसमें एक दो चीजें और भी हैं, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको उस पर 3-4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली करा दूंगा। अब वैसे जो प्रीवियस ट्रेंड है पिरामिड पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन प्रिज्म पे आए हैं, 4-5 क्वेश्चन आए अलग अलग शिफ्टों में, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, जो कुछ भी होगा आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो चले फिर इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट आपको और समझा दे रहा हूं, उस पर भी क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं। तो पिरामिड में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ताकि तब हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हाइट वाले पार्ट को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, या उस पार्ट के लिए ज्योमेट्री भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। एक टेट्राहेड्रॉन एक फिगर होता है समचतुष्फलक, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तो हम एक साथ ही उसको कर लेंगे। जिस टाइम पे हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे हम उसका डिटेल भी पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समबाहु त्रिभुज एंड ऑल क्या है, ताकि किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट, अब एक बेसिक लेवल पे हमने पूरा प्रिज्म पढ़ लिया है, पूरा पिरामिड पढ़ लिया है, कोन का पूरा बेसिक पढ़ लिया है, सिलेंडर का पूरा बेसिक पढ़ लिया है, क्यूब का बेसिक पढ़ लिया है, क्यूबॉइड का बेसिक पढ़ लिया है, और प्रिज्म पिरामिड में कैसा रिलेशन है ये पढ़ लिया है। कुछ एक दो फिगर हैं जो कि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो डायरेक्ट ही बात कर रहा हूं, तो उन दोनों फिगर्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक फिगर आपका आ जाएगा स्फीयर, जिसे कहते हैं गोला, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³ इसका क्या नाम होता है, इसका हमारा आयतन होता है। और दूसरा, अब इसमें एक चीज आएगी, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, जरा आप लोग कमेंट में लिखना कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। खुद से देखिएगा, चेक करिएगा कि कितने लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं। मैंने पूछा इस गोले का CSA एंड TSA क्या होगा, कई लोग बताएंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन बात गड़बड़ है। आप ऐसे सोचो कि अभी तक मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा था कि जब भी मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम को कंसीडर नहीं करता हूं, ये बात क्लियर है।
अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर एक बात मुझे क्लियर होती है, वो बात मुझे ये क्लियर होती है कि भाई अगर कोई फुटबॉल है, स्फीयर को मैं क्या मान ले रहा हूं, एक फुटबॉल मान ले रहा हूं, तो अगर एक फुटबॉल एक स्फीयर है तो इसका टॉप और बॉटम क्या मैं डिसाइड कर सकता हूं? तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। हम टॉप एंड बॉटम इसका डिसाइड नहीं कर सकते, और जब टॉप एंड बॉटम डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्या इसके अलग अलग पृष्ठ हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहां पर जनरली जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अगर किसी गोले के सेंस में पूछा जाएगा तो आपसे बस यही कहा जाएगा सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन सरफेस एरिया का मतलब यहां पर टोटल सरफेस एरिया से ही है, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और वो कितना होता है, इसका सरफेस एरिया ही मैं लिख रहा हूं, और इसका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर का होता है। आकृति कुछ आप ऐसे ही बना सकते हो। दिस इज आर स्फीयर। सेकेंड पार्ट इज हेमीस्फीयर। सेकेंड पार्ट इज हेमीस्फीयर, अर्धगोला। मतलब आप सोचो कि किसी फुटबॉल को आपने बीच से उठा के काट दिया तो कुछ ऐसे बनेगी। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो अगर कोई फुटबॉल जिसका रेडियस आर था, उसका पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, मैंने बीच से उसको काट दिया तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका आयतन आ जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, अब आप लोग सोचो कि यहां पर क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? तो यहां पर डेफिनेटली होगा। क्यों? अगर आप सोचो फुटबॉल की जगह में थोड़ा सा कोई ठोस गोला मान ले रहा हूं, जो सॉलिड गोला है, उसको अगर आप बीच से काटोगे तो उस सॉलिड गोले में एक और सरफेस जनरेट हो जाएगी। वो सरफेस हो जाएगी ये। या ऐसे सोचो कि घर में जो कटोरा होता है, अगर उस कटोरे के ऊपर ढक्कन रख दिया जाए तो वो एक सर्कुलर सरफेस जनरेट हो जाएगी। और इस सर्कुलर सरफेस का जो क्या नाम है हमारा, ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो टोटल का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। अगर मैंने इसको आधे से काटा तो बचे हुए पार्ट, इतने पार्ट का कितना हो गया? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वो स्लिप ऑफ टंग मैंने गलती से बोल दिया वहां पर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक तो ये वाली बाहरी सरफेस और ये एक ऊपर की सरफेस, दोनों का सम हो जाएगा। और जब दोनों का सम हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर? टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ ये बाहर की सतह ले रहे होंगे, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के फॉर्मूले होते हैं। एक और चीज मेंसुरेशन में खूब यूज होती है, तो आप उसको भी समझ लो। वो क्या? जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, इररिस्पेक्टिव कि हम ये मानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में, या ऐसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन की भाषा में ये बात लिखी हुई होती है, तो हम क्या मानते हैं वहां पर कि इस पूरे पिघलाकर और दूसरे आकृति को बनाते टाइम कोई मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं जहां मटेरियल वेस्ट होता है, तो मेंशन होगा क्वेश्चन की भाषा में। मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होता है? दोनों का आयतन बराबर होता है। एक, अगर मैंने एक बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया है, फिर आपसे कुछ पूछ लेगा कि मतलब जो है एक बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। क्या है लॉजिक इसके पीछे? लॉजिक बस इतना सा है कि दोनों का आयतन आपको बराबर करना है, बस इतना सा ही लॉजिक है। वो बहुत किसी भी फिगर के लिए बनाया जा सकता है, आपको आयतन बराबर करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कम से कम किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके बाद दोस्तों, जैसे जितना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है,
ऑलमोस्ट पूरी 2 क्लासेस में मैंने कोशिश किया है कि आपको बेसिक की एक अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं। अब आप जब अपने यूपीएसआई के क्वेश्चन देखोगे, जो कि हम अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि यूपीएसआई के क्वेश्चन बहुत हल्के आए हैं। मैंने आपको काफी डिटेल में कोशिश की है समझाने की, और फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल दोज डाउट्स। ठीक है, अब आपके सामने आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पीछे का पार्ट रब कर दे रहा हूं। अब आपको दोस्तों स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप सारे लोग इसका आंसर कर पाओगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, ठीक है, उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला समशंकु बना दिया गया, ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया है और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला एक समशंकु बना दिया गया, ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठोस की लंबाई का मतलब यहां पर ऊंचाई से मतलब है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। एक सिलेंडर है, बहुत इजी है, इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस अभी मैं समझाने के लिहाज से बना रहा हूं। उसे समान अर्धव्यास और आधार वाला एक समशंकु बनाया गया, मतलब सेम ऐसा ही शंकु बना दिया गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी हमें नहीं पता है, मैं मान के चल रहा हूं कि शायद कुछ बड़ी हो, क्योंकि आयतन तो बराबर होगा ही होगा, ऐसा कहा जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। अब क्या कह रहे हैं? ठोस की लंबाई, अब मतलब ऐसे सोचे कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, रेडियस इधर भी आर है, रेडियस इधर भी आर है, क्वेश्चन में गिवन है, और h मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया लेट से कि h बराबर क्या है? कैपिटल H। तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन ही कह रहे हैं कि एक को पिघलाकर दूसरे को बनाया गया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, आयतन क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाना है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, h बराबर आ गया कैपिटल H/3। या फिर अगर मैं यहां से कहूं कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h, इसको इधर लेके आ जाए तो कितना आ जाएगा? 3:1। स्मॉल h क्या था? ये था। तो कुल मिलाकर जो छोटा h है या जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 1 यूनिट, और जो शंकु को पिघलाने के बाद ऊंचाई बनी है वो 3 यूनिट बनी है। पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई चीज अगर 1 से 3 हो गई है तो कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है, आपको क्लियरली दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। 200% की वृद्धि हुई। कई लोग इसमें सोचेंगे 3 गुना हो गया, कहीं 300% मत मार दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं कर रहा, 200% की वृद्धि हुई। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं रिपीटेडली इस बात को कह रहा हूं कि मैं अभी आपके कमेंट एड्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या बताया कि भाई इसको पिघलाकर इसे बनाया गया है, तो मैंने आपको बताया जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाई जाएगी तो दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। अब रेडियस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का बराबर है, तो रेडियस त्रिज्या बराबर है अगर, तो हाइट अलग अलग होगी तभी आयतन बराबर भी हो पाएंगे। तो अब क्या फर्क पड़ा? इसका आयतन था पाई आर स्क्वायर है, जिसका 1/3 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल H मैंने हाइट को मान लिया। अभी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों के आयतन बराबर हैं, क्योंकि इसको पिघलाकर इसको बनाया गया, मैंने उठा के सॉल्व कर लिया। मुझे पता है पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, यहां पर और यहां पर दोनों केसेस में आधार का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल h बराबर कैपिटल H/3, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h बराबर 3/1। इनका अनुपात आ गया। इसका मतलब अगर जो बेलन की ऊंचाई थी वो अगर 1 है तो शंकु की ऊंचाई 3 आ गई है, 3 गुना हो गई है। मतलब ये 1 था तो ये 3, वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है, और 1 पे 2 की वृद्धि मतलब 200% की वृद्धि हो रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल ही क्वेश्चन था, काफी लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है,
मैं जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को ताकि आपको डाउट बचे ना कुछ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तीसरी गेंद का व्यास है। दिस इज द क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। अब देखो क्या कह रहा है, अगेन सेम ही लॉजिक पे क्वेश्चन आया। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। अब एक चीज को पिघलाकर 3 आकृति बनाई जा सकती है, 30 बनाई जा सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ध्यान यह देना है कि आप प्रश्न में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई सामान वेस्ट हुआ है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मे भी कभी आ सकते हैं। अगर वेस्ट हुआ है तो उतना पार्ट हम घटा के निकाल देंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की गोलाकार गेंद, तो गोलाकार गेंद का आयतन, अभी हमने आयतन का फॉर्मूला बताया, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 6 का क्यूब। ये आयतन बराबर होगा, क्या कह रहा है, 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, फिर से ढाला जाता है। और कह रहा है इन नई गेंदों में 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तीसरी गेंद का व्यास है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 3 गेंदें बनाई गई जो समान व्यास वाली हैं, तब तो हम एक ही बार में कर देते, 3 इंटू और फिर मल्टीप्लाई कर देते। यहां पर तीनों का अलग अलग है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप आपको बढ़ा के लिख रहा हूं ताकि कोई डाउट ना है। देखो पहली गेंद का व्यास कितना है, और ध्यान एक बात और देना है, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो ये 6 नहीं होना चाहिए, यहां पर 3 होना चाहिए, क्योंकि व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला जो है, इस बड़े वाले गोले से यहां पर एक गेंद ऐसी बनाई गई, एक ऐसी बनाई गई, एक कुछ ऐसी बनी हुई, ये 3 अलग अलग बनी हुई है। पहली गेंद का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3। और देखो मैं आपको पहले बता भी दे रहा हूं, भले मैं लिख दूंगा कि 4/3 पाई सब में कॉमन आएगा। पहली गेंद का भी 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, तो 4/3 पाई तो सब जगह आएगा, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं 4/3 पाई। अब देखो इस वाली गेंद का त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो व्यास 3 है तो त्रिज्या इसकी 3/2 आ जाएगी। दूसरे वाले की त्रिज्या कितना है, व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2। और तीसरा मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको मान लिया कि ये R है, R1 R2 R3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, इसका क्यूब, तो 3/2 का होल क्यूब, लिख ही दे रहा हूं एक बार, 3/2 का होल क्यूब, प्लस में क्या आ जाएगा, 2 का होल क्यूब, और प्लस में आ जाएगा R का होल क्यूब, ये बनेगा 4/3 पाई। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और 2 का क्यूब 8, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 27/8, और माइनस में ये कितना आ जाएगा, 8, बराबर किसके आ जाएगा, R क्यूब के। ये आ जाएगी वैल्यू। क्या किया, देखो इसका अगर आप यहां पे लिखोगे तो 27/8 बनेगा, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ये 8 बनेगा, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देगा। ये R क्यूब एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखो मैं यहां पे जब मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करूंगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, और अगर कैलकुलेशन है तो मैं कैलकुलेशन को स्किप कैसे करूंगा, लॉजिक है अपने पास। क्या लॉजिक है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, 3, 2, 5 और 4, 3, 2, 5 और 4। वैसे ये आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, हमें यहां से जो भी निकलेगा रेडियस निकलेगा, मतलब उसका 2 गुना। एक बार चेक करते हैं, मैं जरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना चालू करता हूं। यूनिट डिजिट डायरेक्ट तो नहीं लगेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्या बनेगा, 27 गुणे 8, ये बनेगी पहली वैल्यू, माइनस में 27 माइनस में 8 अपॉन में 8 बराबर आ जाएगा R क्यूब। तो यहां से देखो मुझे एक बात समझ में आ रही है, देखो दिमाग लगाते हैं कैसे, एग्जाम में कैलकुलेशन करते टाइम मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा। ये R क्यूब लिखा हुआ है, तो R बराबर क्या होगा, इस पूरे मान का मुझे क्यूब रूट लेना होगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई, पूरे मान का घनमूल लेना होगा, और जब घनमूल लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। और ये जो कुछ भी आ रहा है यहां से क्या आ रहा है, त्रिज्या आ रही है, और मुझे निकालना क्या है, व्यास निकालना है। क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। तो इसमें तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2,
तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के यही वैल्यू मेरा आंसर आ जाएगा, यही वैल्यू मेरा आंसर आएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वैसे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप यूनिट डिजिट लगाना चाहो तो यहां पे लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे देखो समझते हैं। मुझे समझ में आ गया कि ये 8 तो गायब हो जाना है, क्योंकि अगर मैंने आर लिया तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और जब मैं वहां से डायमीटर निकालूंगा तो 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। कितनी होगी भाई, यूनिट डिजिट लगाता हूं। देखो 7 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 56। यूनिट डिजिट यहां पर कितनी आ रही है, 6। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6। और यहां में से 6 में से आप कितना घटाओगे, आपका बेसिकली यहां पे 27, यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से आपका 27 घटेगा। एक मिस्टेक है यहां पे मिस्टेक ये है कि ये 64 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट। 8 28 64 होगा तो ये 64 आ जाएगा। तो ये 7 है, ये 4 है, 11 एक आएगी। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। आप अपने ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में 5 आएगा। वैसे आपको पता है कि 5 का मतलब 5 ही आना चाहिए और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एक ही आंसर हो सकता है। यहां पे सी होगा आंसर और कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर से अब मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं और ये यूनिट डिजिट का लॉजिक भी फिर से बता दे रहा हूं। देख लो 27 गुणे 8 में से 27 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 64 और 27 कितना है, 74 84 91। 91 घटाना है, कितने में से घटाना है, 125 आएगा, क्योंकि 5 आ रहा है, मैं कंफर्म हूं। बाकी आप ये चेक कर लो, 8 7 56 का 6 कैरी ऑन 5, 8 दूना 16 5 21, 216 माइनस 91 बटे 8 बराबर किसके आ जाएगा, आर क्यूब। 216 में से अगर आप 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 116। 116 में 9 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 125। तो 125/8 बराबर आर क्यूब। यहां से मैं कह सकता हूं आर बराबर 5/2, और ये रेडियस है तो डायमीटर बराबर 5/2 गुणे में 2। आंसर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि धीरे धीरे आप हैबिट डालिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करिए। बहुत आराम से यूनिट डिजिट के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। यूनिट डिजिट से कैसे, मैंने आपको ये बता दिया, 8 तो गायब हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कितनी आएगी, अगर कोई डाइसी होता तो हम कर ही लेते। मैंने देखा कि यहां से यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यहां पे यूनिट डिजिट 7 आ रही है, 64 होगा क्योंकि 8 28 64 हो जाएगा। तो 7 4 11, और यहां पर 6 में से जब 11 का मतलब 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। मतलब इस पूरे का जब मैं सॉल्व करूंगा तो इकाई का अंक 5 आएगा, और वो किसी संख्या का क्यूब है, क्योंकि इधर आर क्यूब लिखा हुआ है और आंसर सारे इंटीजर के फॉर्म में है, पूर्णांक संख्या है। तो किसके क्यूब में 5 आ सकता है, सिर्फ 5 के क्यूब में 5 आएगा, और केवल एक ही अपने पास ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन है, तो दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या था, कैसे हम करेंगे। किसी का डाउट है तो, अगर डाउट है तो आप, वैसे मैंने 2 बार बता दिया है, फिर भी डाउट है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मार्क करके लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपके इन डाउट्स को ले लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बिना कलम चलाने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली ये मेंसुरेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, बस मैंने यहां पे डाल दिया है। देखो क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। ठीक है, कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स की न्यूनतम संख्या में बिछानी है, टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन में आपको देख के बता दे रहा हूं, इसका आंसर 0.5 मीटर होगा। याद नहीं है, डायरेक्ट यही देख के बता रहा हूं कैसे हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का लॉजिक समझा देता हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चों को ये टाइल वाले क्वेश्चंस के लॉजिक में डाउट होता है, तो सबसे पहले लॉजिक समझ लीजिए। आते रहते हैं अक्सर, फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये। देखो क्या है लॉजिक, समझते हैं इस बात को। देखो इस तरह के क्वेश्चंस का लॉजिक ये है भाई कि अब देख लो कि मान लो कि ये मेरे पास एक वर्गाकार प्लेस है। अब जरा क्वेश्चन की भाषा पढ़ो। कह रहे कि एक समान माप की चौकोर टाइल्स की न्यूनतम संख्या बिछानी, मतलब जो यहां पर टाइलें लगानी है वो एक तो वर्गाकार लगानी है, एक समान माप की लगानी है पहली चीज, और वो न्यूनतम लगानी है। मतलब जो भी टाइलें लगेंगी, न्यूनतम का क्या मतलब हुआ, आपको एक फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। क्वेश्चन तो सीधा एचसीएफ का था ये, लेकिन मतलब आप जान लो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसी टाइलें लगा रहा हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बराबर हैं सारे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस तरीके से एक समान माप की ऐसी टाइलें लगाऊं, लेकिन होने को तो ये भी हो सकता है ना,
होने को तो ये भी हो सकता है, इससे छोटा करेंगे तो और हो सकता है। तो टाइलें कितनी लगानी है इसके लिए तो बहुत सारा हमारे पास वो है, लेकिन दो लॉजिक है। देखो, एक समान माप की लगानी है मतलब, और टाइल काटा पीटा कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब जो भी टाइल होगी, जो भी टाइल की साइज होगी, जैसे एक मुझे कह रहा है कि ये 13 है और ये 7.5 है, और कहीं पर मुझे अगर टाइल्स को काट के नहीं लगाना है, आप लोगों को आइडिया होगा घर में जब पत्थर लगते हैं, टाइल्स लगती हैं, तो किनारे या कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना होता है, काट के लगाई जाती है। आपको काट के नहीं लगाना है, और काट के नहीं लगाने का मतलब एक ऐसा आपकी टाइल की साइज होनी चाहिए जो इसको भी पूरा पूरा काट दे, तभी वो ऐसे ऐसे करके 13 भी पूरा पूरा कटेगा और इसको भी पूरा पूरा काट दे, तभी बिना कटे हुए हम टाइल को लगा पाएंगे। आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर टाइलों को काटना नहीं है तो फिर तो हमें ये टाइल्स की साइज या ये टाइल्स की साइज ऐसी चाहिए जो इस 13 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे, तभी ऐसा होगा कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये बिना कटे लग जाएगी। और इस 7.5 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे, तभी ऐसा होगा कि ऐसे टाइलें लगाएंगे तो लास्ट वाली टाइल जो पूरा 7.5 ही ऐसे भर लेगी। अब ऐसी साइज चाहिए। अब ऐसी साइज क्या आ जाएगी, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। और फिर एक यहां तो वैल्यू ऐसी है कि कोई और आंसर नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज भी किया सकती है। और मैंने आपको यह भी बताया कि न्यूनतम टाइल लगानी, कम से कम टाइलें लगानी है, इसका मतलब प्रत्येक टाइल की साइज क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। फिर से इस बात को समझिएगा, जब आपसे कह रहा है कि न्यूनतम टाइल की संख्या लगाइए, न्यूनतम, तो अगर मैं छोटी टाइल लगा दूंगा तब तो बहुत सारी लग जाएंगी, उससे बड़ी लगाया तो ये ऐसे लगेगा। कंडीशन होने को तो यहां पर ये भी हो सकती है, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे, हो सकता है 4 ही टाइल में पूरा कमरा लगा जाए, तो न्यूनतम टाइल की संख्या ये हो गई। तो मैं कैसे निर्धारित करूंगा, न्यूनतम टाइल लगानी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइल जो होगी, उस एक टाइल का जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा, बड़ा से बड़ा होगा। आई होप इस बात में कोई डाउट अब आपको नहीं होगा कि जितनी बड़ी टाइल होगी, टाइलों की संख्या उस हिसाब से, अगर मैं बड़ी से बड़ी संभव टाइल लगाऊंगा तो न्यूनतम टाइलों की संख्या आ जाएगी। और वो बड़ा से बड़ा क्या होगा, क्योंकि एक लिमिटेशन भी है कि ये 13 है, ये 7.5 है, और वो कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, और इसी के लिए कहा था महत्तम समापवर्त। HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उस एरिया की टाइल लगानी होगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 और 7.5, मुझे इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं। 7.5 को देखते ही मन में एक बार समझ में आया कि ये दशमलव का चक्कर है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.2 है, 1.5 और 0.5। 1.5 से इससे ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 0.5 होगा। टाइल की लंबाई कितनी होगी यही पूछा गया, 0.5 हो जाएगी। टाइल की लंबाई कितनी होगी, 0.5, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं तो ये पूरी कटेंगे नहीं, तो फिर काट के लगानी पड़ेगी, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बस इतना सा लॉजिक है। जब भी आपसे कहा जाए कि न्यूनतम टाइलों की संख्या लगानी है, मतलब आपको प्रत्येक टाइल की साइज अधिकतम करनी पड़ेगी, और प्रत्येक टाइल की साइज अधिकतम करने का मतलब आप HCF ले रहे होगे, गिवन डिस्टेंस का। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे क्वेश्चन में HCF क्यों निकालते हैं। आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितनी टाइलें लगानी पड़ेंगी यहां पर, तो इसका भी जवाब है, आपको एक टाइल आ जाएगी, वर्गाकार टाइल लगानी है, तो एक टाइल की लेंथ आ गई 0.5, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, 0.25। पूरे कमरे का एरिया पता है, एक टाइल का एरिया पता है, डिवाइड कर देंगे तो टाइलों की संख्या भी आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप दोनों में आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन काफी प्यारा है, थोड़ा सा मैं इसको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऐसे क्वेश्चन का जिक्र हम कर ही रहे थे आज आपको। जब मैं घन और घनाभ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया ही था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और आपके एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी कराता हूं भाई, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को समझाता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुझे दे रखी है 15 फीट, 10 फीट और 12 फीट। ये मुझे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है।
इसमें एक दरवाजा है 6 फुट और 6x4 का एक दरवाजा है, 2 खिड़कियां हैं 5x5 की, 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर। यहां पर यह बात लिख दी गई है। कमरे के आंतरिक दीवारों पर रंगाई करने का खर्च कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप बेसिक से बात समझते हैं। एक कमरा है, आपको छत की पुताई नहीं करनी है, आपको जमीन की पुताई नहीं करनी, तो बचा क्या? 4 दीवारें बचेंगी, 2 इस तरफ की दीवारें ये, और 2 ये आगे पीछे वाली दीवारें, 4 दीवारें हैं। और जो लैटरल सरफेस एरिया होता है उसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, बहुत डिटेल में समझा रखा है। मतलब मैं इसको लिख ही दे रहा हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये LSA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, ये इसके बराबर होता है, या ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH, आप जैसे भी समझ लो, सिंपल सी बात है। अभी क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन? अभी कह रहा है कि देखो अब आगे क्या कह रहा है, मैं पहले तो वैल्यू रख लेता हूं। तो यहां पर 15, 10 और 12 दे रखे हैं, तो 2 और L प्लस बी का मतलब कितना आ जाएगा? 15 प्लस 10 दैट मीन्स 25, और ये कितना आ जाएगा? इंटू में 12, ये आ जाएगा हमारे पास इसका। ये वो क्षेत्रफल है जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब इसमें से देखो, इसमें एक दरवाजा है 6x4 का, तो जो 6 स्टैंडर्ड दरवाजे की साइज यही होती है जनरली 6 या 6.5, तो 6x4 का एक दरवाजा है। भाई दरवाजे में तो पुताई होगी नहीं, पेंट होगा अलग है, वो अगर कंडीशन होती है तो दिया होता है। तो 6x4 का दरवाजा है, उसमें पेंट नहीं होगा, तो कितना घट गया? जो दरवाजा है हमारा 6x4 का मतलब 24 वर्ग फीट, तो दरवाजा आ गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 5x5 की 2 खिड़कियां हैं, 5 फीट इंटू 5 फीट की 2 खिड़कियां हैं। तो अब 2 खिड़की में मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि 2 खिड़की का एरिया कितना हो जाएगा? तो 5x5 का मतलब 25, और 25 दूना 50, 50 वर्ग फीट, ये खिड़की का एरिया है। ये वो पार्ट है जिसमें आपको पुताई नहीं करनी है, ना दरवाजे में करनी है ना खिड़की वाले पार्ट में करनी है। तो टोटल एरिया 25 दूना 50, 12 पंचे 600, 600 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट आपका एरिया आया था, जिसमें से 50 भी 70, 74 स्क्वायर फीट आपका एरिया वो हट चुका है। तो रिमेनिंग एरिया मतलब जितने पार्ट में आपको पुताई करनी है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 600 माइनस में 74, 600 माइनस में 74, तो कितना आ जाएगा? 500, ये कितना आ जाएगा? 26, 26 4 30 और 70 100, ये कितना आ जाएगा? 526 वर्ग फीट, 526 वर्ग फीट हमारा एरिया जिसकी पुताई करनी है। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं इसमें कि अगर 1 वर्ग फीट का खर्चा 14 रुपए है तो टोटल कितना खर्चा आएगा? तो आंसर आ जाएगा 526 इंटू में 14, ये मेरा आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन देख के मैं बताऊं तो यहां पर मुझे तो यहां से दिख ही रहा है आंसर, खैर यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर होगा। मैंने क्यों कहा ऑप्शन नंबर सी? बिना कैलकुलेशन के आप चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने देखा यूनिट डिजिट 4 आने वाली है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गायब हो गए, यूनिट डिजिट 4 आएगी। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन होगा क्योंकि दोनों में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो अब मैंने राउंड ऑफ किया कि भाई ये वैल्यू किसके पास बन रही, तो मैंने ऐसे देखा कि 500 दहम्मा 5000 या 14 पंचे 70, तो मैं यहां से देख रहा हूं कि 500 गुणे अगर मैं 14 करूंगा तो 7000 ही बनेगा, बाकी थोड़ा सा और बच रहा है, तो ये तो 7000 समथिंग की रेंज में ही आएगा, 7364 रुपए, यही आंसर होगा। एग्जामिनेशन में मैं होता तो मैं टिक मार के चलाता, मैं सॉल्व नहीं करता। आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो। कैसे करेंगे? एक तो ये है कि आप पूरा गुणा करो, और दूसरा एक तरीका ऐसा भी है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक तो ये तरीका है कि 500 गुणे 14 कर लो, 26 गुणे 14 कर लो, एक तरीका ये भी हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। या 526 गुणे 10 कर लो, एक तरीका 526 गुणे 10 5260 हो गया, 5260। अब कितना बचा? 526 गुणे आपको कितना करना है? 4 करना है, क्योंकि 10 से तो कर लिया, 4 बचा, तो 526 गुणे 4, तो 500 गुणे 4 कितना हो गया? 2000, तो ये हो गया। बचा कितना? 26 गुणे 4, तो ये कितना आ जाएगा? 104, यही आंसर आ जाएगा। 4 6 और ये आ जाएगा 2 1 3 5 2 7, 7364, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 7364। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो दोस्तों इसके बाद अभी इसमें लगभग प्रीवियस ईयर में देख रहा था ठीक ठाक क्वेश्चन है, और इसके सिवा भी मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के प्रीवियस जितने और भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो एक क्वेश्चन मैंने भी स्क्वायर वाला छोड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करके नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग कवर करके फिनिश करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड गुड नाइट।